अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ने का सिलसिला जारी है। पार्टी में बगावत के बाद पार्टी पर पाबंदी की बातें भी होने लगी हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर PTI पर पाबंदी से मुतालिक फैसला हुआ तो पार्लियामेंट से रुजू किया जाएगा। हमारा सवाल यह है कि क्या PTI को कलअदम करार दिया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ कि अंबर शमसी हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज गुल साहब, तारिक चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया और महमूद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। अंबर, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। इससे पहले कि हम अपने ये सवाल की जानिब बढ़े, ये जो बड़ी खबर अभी आई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने एक ट्वीट की है और तहरीक इंसाफ ने से और सियासत से राहें जुदा कर ली हैं। सियासत से करारा कशी इख्तियार करने का उन्होंने फैसला किया है। हमने इससे पहले देखा कि तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमाओं ने पार्टी को छोड़ा है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और फिर ये ऐलान करते हैं। लेकिन फवाद चौधरी ने सिर्फ एक ट्वीट के जरिए ये आगाह किया है। किस तरह से देखती हैं इसको? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपका जो सवाल था कि जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था कि पार्टी को कलअदम करार दिया जा सकता है, मेरे ख्याल में कि वहाँ तक तो नौबत नहीं आएगी। ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं ये एक पोलिटिकल रेटरिक है और ये भी नहीं देता किसी सियासी जमात को जमहूरियत पसंद जो अपने आप को कहलाती है। लेकिन अगर फवाद चौधरी की बात करें, मेरे ख्याल में कि कल जब श्री मज़ारी साहिबा ने इस्तीफ़ा दिया, सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली, फयाजुल हसन चौहान, ये एक बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूर है। और उसमें कहूँगी कि अगर इस तरीके से बार बार सियासी रहनुमा जो लीड कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बड़े कायदीन में शामिल थे, मुशावरत करते थे, इमरान खान साहब के करीब थे, उनका जाना, इससे यही मतलब है कि वो नौबत कलअदम करार देने की शायद आए ही ना। दूसरी मैं बात कहूँगी कि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हालांकि आप देखें जब असद उमर साहब की बेल हेयरिंग भी थी तो उस वक्त भी जज ने भी कहा था कि तरीक़ाकार तो यही है, रिहाई तभी होती है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद की जाए। फवाद चौधरी तो खैर वहाँ उस नौबत तक पहुँचे भी नहीं, क्योंकि हम सब ने देखा कि किस तरह से वो भागे थे, गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की थी। लेकिन दबाव ज़ाहिर था, दबाव सब पर है और अफसोस भी होता है एक तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर इसका ये मतलब है कि इन सियासतदानों के पास एक आज़ादी नहीं है कि वो ये अपने लिए डिसाइड कर सकें कि वो किस जमात में हो और ना हो। दूसरा, ज़ाहिर है हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं माजी की भी। मैं कहूँगी अफसोसनाक इसलिए भी है क्योंकि ये शायद वही लोग भी हैं जो पहले भी इमरान खान साहब जब हवा अच्छी थी उनके साथ थे और फिर जब रुख बदला वो निकल गए। मैं दोबारा से कहूँगी कि ये ज़रूर मैं कहूँगी कि दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि किस तरीके से दो तीन बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा था दीगर सियासी जमातों को, कई 100 दिन जेलें काटनी पड़ी थी, उन पर भी दबाव था छोड़ने का, पसे पर्दा कहा जाता था आपको वज़ीर आज़म बना देंगे, आपको ये कर देंगे। पार्टी जो है उसका महदूद हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल में एक नेचुरल प्रोग्रेशन है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ में लोगों को शामिल किया गया था, कुछ हवा के साथ आए थे, कुछ शामिल किया गया था, ये पार्टी अब उस रुख पर जारी है जहां शायद 2011 से पहले जो तहरीक इंसाफ थी शायद वो साइज़ इसका रह जाए, महदूद इतनी हो जाए। और अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है जो वोटर है वो तो इमरान खान को ही देखते हैं, वो शायद इन लोगों के लिए इतना वोट ना डालें, लेकिन एक जो आज़ादी है वो नजर आता है कि खत्म हो गई कि आप अपनी फ्री विल के साथ एक सियासी जमात ज्वाइन करें। जरूर तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं लगा है फवाद चौधरी साहब के जाने से और दीगर जो रहनुमा उनको छोड़कर जा रहे हैं। सही है अंबर, आपका पॉइंट आ गया। असद महमूद साहब, एक तो पहले यही कि फवाद चौधरी ने एक तो सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ को भी खैरबाद का है। उन्होंने जो ट्वीट की है उसमें कमेंट्स का जो सेक्शन उन्होंने बंद किया है ताकि कोई इस पर कमेंट ना कर सके, लोग इस पर रद्द-ए-अमल ना दे सकें। तो आप किस तरह से देखते हैं फवाद चौधरी के इस मूव को, और क्या ये अब कहा जा सकता है कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से भी ऐसी कोई खबर सामने आने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम, थैंक यू वेरी मच। देखें ना, जो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है, और मैं कहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट और स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट और इनके डिस्पोजल के ऊपर जितनी भी रिसोर्सेज हैं स्टेट की, यानी आप IB को लीजिए, पुलिस को लें, स्पेशल पुलिस को लें, इसके बाद आप आप FIA की बात करते हैं, और फिर उनको खुला हाथ, खुली छूट दे दी गई हो, तो सर्टनली इट इज़ नॉट व्हाट टू टॉक ऑफ PTI
मैं कहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वर्कर होगा या उनकी अगर कोई किसी तरह के किसी ग्रेड की भी लीडरशिप होगी, वो इस ऑन स्लॉट के सामने तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो ठहर जाए। दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। अब बहुत सारे लोग बात करते हैं कि नहीं जी पीटीआई के जो लोग थे वो तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम तो सारी ज़िंदगी ये करेंगे वो करेंगे। यस, इट हैपन्स। अगर आपके मुल्क के अंदर एक सही मानों में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने पूरी बेहतरी के साथ और जो डेमोक्रेटिक नाम्स होते हैं उसके तहत चल रहा हो, बट बिफोर गोइंग टू दैट बात तो इतनी आ जाती है ना कि अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम टॉकिंग ऑफ द पीटीआई, और इमरान खान ही हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर आलमोस्ट कोई 3 साल 8 महीने की बात आती है, उम्र भी अब 70-71 साल के एक लिहाज से हो चुके हैं, उम्र बढ़ती है, तजर्बा बढ़ता है, दुनिया सारी देखी है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी अगर इतनी फॉलोइंग है तो आप अपने लोगों को कैसे साथ लेके चलेंगे, उनकी कुव्वत को आप कैसे संभाल के लेके चलेंगे कि उनको आप किसी पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अनफॉर्चुनेटली 9 तारीख के बाद, 9 मई की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जिस तरह का सिनेरियो तब्दील हुआ फाइन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, जिस तरीके से पीटीआई के जो वर्कर्स थे उन्होंने एक लिहाज से हमलावर हुए ना अपनी फ़ौज के ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर, तो ये सोच लोगों के अंदर तो सर्टनली मौजूद है कि जी ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था। पीटीआई के अंदर भी इसी तरह की सोच है। उस सोच को फिर जब सप्रेस किया आपने अपनी कुव्वत के साथ, जो कि वफाकी और फिर पंजाब हुकूमत की है, तो ये तो वाकई कोई ताब एक लिहाज से नहीं ला सका। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इट इज सो अनप्रेसिडेंटेड कि इससे पहले कभी ये जो सारे तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं जो छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये इस सब में इन्वॉल्व नहीं थे? सिर्फ इमरान खान, वो खुद तो बाहर नहीं थे, कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, कौन मोबिलाइज कर रहा था सबको? बिल्कुल, सब लोग पल्लू झाड़ के साइड पे हो रहे हैं। अब यही है ना, याद होगा पहले दिन भी हम आपके साथ थे तो यही बात हुई थी कि इन सारी चीज़ों को बिल्कुल इन डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ठीक है भी, जो जो आए पिक्चर्स के अंदर सारा कुछ है, डाटा उनका आ गया, आपने उनको अप्रीहेंड कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, FIR होगी, सारा कुछ हो गया, बट इसके बाद तो आगे सबूत की बात आती है। आप ये देखते हैं कि हाँ किस तरह, फिर जियो फेंसिंग की बात आती है, तो वो चीज़ तो नहीं रहेगी कि आप ये कहेंगे कि नहीं अच्छा ये तो 70s 80s का ज़माना है, अच्छा जी लोग इस तरीके से निकल गए। तो मकसद कहने का सिर्फ ये है कि एक इसकी साफ शफाफ तहकीकात का होना, इसके अंदर कौन कौन था, आया ये पीटीआई के लोग थे, पीटीआई के लीडरशिप कौन सी थी, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन सा था, ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने एग्जीक्यूट करवाया, और वाई इट इज़ सो कि ओनली बेसिकली द मिलिट्री इंस्टॉलेशन पंजाब के अंदर, KP के अंदर, कोयटा के अंदर या बलूचिस्तान की आप बात करें एंड टू सम एक्सटेंट इन कराची, ये सारा कुछ किस तरीके से हुआ, इसकी तह के अंदर ज़रूर जाने की ज़रूरत है। एंड ऑल दोज हू रिस्पांसिबल दे शुड बी टेकन टू द टास्क। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा, ठीक है जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि फवाद चौधरी जिस तरह से और रहनुमा तहरीक इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, फवाद चौधरी भी चले गए, अब तहरीक इंसाफ के पास है क्या? और कलअदम करने की बातें भी हो रही हैं तहरीक इंसाफ को, किस जमात को कलअदम किया जाएगा? इसमें तो रहनुमा कोई नहीं बचा, अब क्या इमरान खान खुद ही हैं और उसी जमात को कलअदम किया जाएगा? देखें, जो है कलअदम करने का मेरे ख्याल में, ये तो जैसे अंबर भी बात कर रही हैं, देयर इज नो चांस। और सियासी हुकूमत अगर एक सियासी पार्टी को कलअदम करती है तो ये बड़ा नेगेटिव प्रोडक्ट है। 2002 में जनरल मुशर्रफ में अगर आपको याद हो PMLN का क्या हाल हुआ था, पीपल पार्टी का क्या हाल, बट देन दे रीमर्ज्ड। तो जब भी किसी पार्टी को आप एक्सप्रेस करते हैं, इट बाउंस बैक विद मोर स्ट्रेंथ। एक तो ये सिंपल बात। सेकेंड, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, मोस्टली इनमें आप देखें वो थे जो दूसरी पार्टी से आए थे और वो अभी अंडर प्रेशर आ गए हैं और आई थिंक दे डोंट वांट टू फेस चार्जेस जो उनके ऊपर डिफरेंट कैसे लग रहे थे, तो दे आर लीविंग इट। बट देन आई कैन फोरसी कि हो सकता है विद इन, अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो देन देयर इज गोइंग टू बी अनदर पार्टी, या इसी पार्टी में ये दोबारा वापस आए एंड देयर ऑन द पार्टी जैसे कि डिस्क्वालीफाई जैसे PMLN के साथ हुआ था, तो पार्टी तो बन जाएगी, या इसमें एक किंग्स पार्टी नहीं निकल आएगी जिसमें ये सारे जहांगीर ग्रुप, अलीम ग्रुप और उसके बाद ये अब जितने लोग जा रहे हैं दे कम बैक एंड दे फॉर्मुलेट द पपेट। बट द इशू इज, देखिए अवाम का वोट इमरान खान के साथ मेरी अपनी राय में अभी भी है, ठीक है, दे आर गेनिंग। हर एक इसको अपोज कर रहा है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को गलती की है, उनको सलाह भी देनी चाहिए, लेकिन ग्रास रूट लेवल का वोट है एंड दैट विल नॉट गो PTI देन।
अगर ये किसी और पार्टी में जाएंगे तो जितने जा रहे हैं इनको वोट नहीं मिलेगा। मेरी अपनी असेसमेंट ये है। सो अगर ये पीटीआई को बनाते हैं और उसके बाद इसी स्टेज में इमरान खान को कोई होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, रिवाइव हो जाती है पार्टी, क्योंकि पार्टी खत्म नहीं होती है। तो ये देखने की बात है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट लुक्स के पीटीआई इन ट्रबल, इनके लोग ब्रेक हो गए और पाकिस्तान आर्मी एक्ट से भी डर रहे हैं, दे कांट फेस, और इनमें जो पॉलिटिकल मेंटल रिजॉल्व होता है वो नहीं है। और इनकी जो आई से के इस तरह होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर छोड़ रहे हैं तो दे मस्ट बी हैविंग सम रीजन, और रीजन इनकी अपनी वीकनेस, इनकी अपनी फाइल्स और साथ जो उन्होंने गलत काम किए हैं वो उनको नजर आते हैं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहीं से हम बात को कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले तहरीक इंसाफ में होने वाली टूट फूट की। तारिक चौधरी साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, फवाद चौधरी ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। एक तरफ ये भी खबरें हैं कि जहांगीर तरीन काफ़ी एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में अब दोबारा से। ये भी खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सारे पुराने फार्मूले हैं कि तहरीक इंसाफ के नाम से नई जमात बनेगी या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या हकीकी ग्रुप बनेगा, तरीन साहब आएंगे या कोई और साहब आगे आएंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, हमने पाकिस्तान की सियासत में गुज़श्ता 30 साल से देख रहे हैं। अब ये फवाद साहब का जिक्र कर रही हैं बार बार, या कुरैशी साहब का जिक्र कर रही हैं, तो ये जिस कैटेगरी के पॉलिटिशियन हैं, अगर इनमें से अगर ये ना करते, अगर ये पार्टी तब्दील ना करते, तो फिर मुझे हैरत होती। मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई। फवाद चौधरी साहब जो है, ये जो रवां सदी है, इसके अवाइल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वारद हुए थे। अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपना जो जुडिशरी का बैकग्राउंड था, मुशर्रफ साहब के दौर में उनको ऐसे लोग चाहिए थे, तो वो शामिल हुए थे। वो 5 साल परवेज़ मुशर्रफ साहब के मशीर रहे थे मुस्लिम लीग काफ के कोटे पे। फिर जब मुशर्रफ साहब जा रहे थे तो वो फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी में चले गए, और 2008 से लेकर 2013 तक वो आसिफ जरदारी साहब के बड़े क्लोज एडवाइज़र थे। फिर जब उनको पता था, उनको बड़े सियाने हैं, समझदार हैं पाकिस्तान के सियासतदान, हवाओं का रुख जानते हैं, उनको पता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था पीटीआई को। और 5 साल पीटीआई की हुकूमत रही। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा सा अर्सा मरकज़ में पोजीशन बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर 2018 से लेकर 2023 से वो इमरान खान साहब के करीबी एडवाइज़र बन गए, और 25 साल, तकरीबन 23 साल से वो हुकूमत की इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं। एक दिन भी उन्होंने अपोजिशन में नहीं गुजारा। तो अब उनको पता है कि इमरान खान साहब जो है उसके लिए मुश्किलात हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो वो उन्होंने सियासत छोड़ दी है अमली तौर पर। और कुछ दिन सियासत छोड़ेंगे, उसके बाद फिर अचानक वो कहेंगे कि मुल्क और कौम जो है मुश्किल में है। आपकी नज़र में, या फिर ये दबाव के तहत करें? देखिए, दबाव जो सियासी कारकुन है वो दबाव लेता है, दबाव बर्दाश्त करता है, दबाव को सस्टेन करता है। अगर वो हकीकी सियासी कारकुन हो, किसी नज़रिए पर खड़ा हो, किसी उसकी आइडियोलॉजिकल बेस हो, अगर वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए सियासी जमातें तब्दील करता हो, तो फिर वो दबाव का बहाना होता है। दबाव, लोग खड़े हो जाते हैं दबाव में। हमने देखा है पाकिस्तान में 3 मार्शा लगे हैं, अयूब खान साहब का, ज़ियाउल हक साहब का और मुशर्रफ साहब का, और तीनों में बड़े बड़े ऐसी मिसालें हैं, एक दो नहीं सैकड़ों मिसालें हैं जहाँ लोग खड़े रहे हैं, दबाव का सामना किया है, अपनी जमातों में मौजूद रहे हैं और उनको उन्होंने पॉलिटिकली पे किया। इसी तरह आप कुरैशी साहब का जिक्र कर रहे हैं। 85 में कुरैशी साहब आए थे और वो गैर जमाती निज़ाम का हिस्सा थे। फिर वो मुस्लिम लीग नून में रहे, 88 में 90 में वज़ीर थे वो पंजाब में, और जैसे उनको पता चला कि 93 में हुकूमतें तब्दील हो रही हैं तो वो पीपल्स पार्टी में आ गए। और फिर 2011 में जबकि एक री इमरजेंस ऑफ हो रही थी पीटीआई की, फिर उसके बाद पीटीआई में चले गए। अभी कुरैशी साहब ने जमात तब्दील नहीं की, मैं नहीं कह रहा जा रहे हैं वो, लेकिन अगर कुरैशी साहब और इस लेवल के सियासतदान एक जमात छोड़ के दूसरी जमात में चले जाएंगे तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। इसलिए कि पाकिस्तान में लोग जो है खास, ये ट्रेंड है, ये चलता आया पहले भी। सही है, सही है। अंबर, जिस तरह भी दबाव की बात हो रही है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस दबाव को झेलने में इतने वीक क्यों नजर आते हैं? हमने देखा इससे पिछली भी मिसालें, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, 2018 की अगर हम बात करें या उससे पहले की, तो नून लीग के जो रहनुमा है उन्होंने बड़े बड़े दिन जेल काटी है, लेकिन वो अपनी वफादारियां उस तरह से तब्दील करके नहीं गए हैं जिस तरह से तहरीक इंसाफ की हम रोज़ाना खबरें देख रहे हैं, एक के बाद एक रहनुमा जा रहा है। इसकी क्या वजह आप देखती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में कि बहुत बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की पार्टी है, उसकी फितरत में क्या है, उसके खमीर में क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग, आपने एक फेज़ जो पहला देखा था वो थे जो फस्ती बटेरे जो होते हैं, हवा के रुख पे आते जाते हैं। आप उसको फवाद चौधरी उनको उसमें शुमार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता कुछ साल
बहुत एक्टिवली अपनी सियासी अपनी जमात की नुमाइंदगी के ही बहुत वोकल थे, बदतमीजी की हद तक भी की, ये कह सकते हैं। तो खमीर में क्या है, देखिए हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है। अभी कुछ मिसाल के तौर पर कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, कुछ रिपोर्टर्स बता रहे हैं, ये मेरी खबर नहीं है, कुछ रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि फवाद चौधरी सिर्फ दबाव नहीं था, वो मायूस भी थे। वो मायूस थे कि इमरान खान साहब ने अपने जो वर्कर्स थे, अपने कारकुनान थे, जो बाकी जो लीडर्स थे, उनका साथ नहीं दिया। बार बार वही बात आती है, एक मॉरल लीडरशिप की आती है कि आप देखें कि किस तरीके से जेल जा रहे थे। जब जेल भरो तहरीक थी तब भी इमरान खान नहीं जा पाए थे क्योंकि वो जख्मी थे। फिर जब बाकी जेल का वक्त आया, गिरफ्तार होने का वक्त आया, अपने वर्कर्स को निकाल दिया, अपने आप गिर्द हिसार बना दिया, अपने सर पर बाल्टी रख दी, वगैरह वगैरह। और बाकी के कारकुनान है वो जेल भी उन्होंने वो काट रहे हैं, कुछ दबाव भी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो अब 9 मई का जो वाक़या था, उसके उनके नताइज के लिए कुछ डील नहीं किया था। अपने आप को तो महफूज कर लिया, जमान पार्क में उनके सारे कारकुनान उनको महफूज कर रहे थे पुलिस के ऑपरेशन से, लेकिन कारकुनान का क्या हुआ जो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। तो ये एक मायूसी है। तो इमरान खान साहब हमेशा जब उनको फ़ायदा होता है वो लोगों को इस्तेमाल भी करते हैं। जहांगीर तरीन की बात हुई इसी प्रोग्राम में, वो एक मिसाल है। उनकी करप्शन उस वक्त नज़र नहीं आई, बाद में नज़र आई जब ही नीडेड टू शेड दैट पॉलिटिकल वेट। इसी तरीके से जो बाकी भी लोग हैं, वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का ये एक ज़ाहिर है, उनके गिर्द सारी दुनिया उनके गिर्द घूमती है। तो एक सियासी जमात तो ना हुई ना, हम ये कह सकते हैं। रजिस्टर्ड पार्टी है, वोटर है, सपोर्टर है, मकबूल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक सियासी जमात की जो स्ट्रेंथ है वो एक रहनुमा नहीं होता। जब इस तरह के मुश्किल हालात होते हैं, वो उसे कैसे फेस करते हैं, कैसे डील करते हैं, यही उनकी निशानी होनी चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमने बहुत बार देखा ऐसा हुआ, अफसोसनाक है, होना नहीं चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी एक पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाए, ये सवाल तो पूछना चाहिए ना। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि उनको बहुत मदद भी हासिल थी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों से, की सियासी जमात में जो इलेक्टेबल्स हवा के रुख वाले। फिर उसके बाद इमरान खान साहब खुद अपोजिशन की सियासत अच्छी करते हैं, पॉपुलिस्ट सियासत बहुत अच्छी करते हैं, ज़बरदस्त करते हैं, डिजिटल स्ट्रैटेजी उनकी ज़बरदस्त है। लेकिन जो असल सियासत होती है, जो अलायंसेस की होती है, बातचीत की होती है, मफाहमत की होती है, वो नहीं कर पाते। तो ये बहुत 2-3 कुछ वजूहात है तहरीक इंसाफ और इमरान खान की शख्सियत और इस जमात की जो खमीर है, उसकी वजह से इस वक्त टूट फूट आपको नजर आ रही है। वजह से आपको टूट फूट नजर आ रही है। सही है अंबर, आपको पॉइंट आ गया। असद महमूद साहब, आप क्या वजह समझते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा इतनी लीडरशिप, तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप की भी अगर हम बात करें, फवाद चौधरी भी है जिसमें कल शीरी मज़ारी का हमने देखा, इतनी वीक क्यों साउंड कर रही है, क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जेलें? इससे पहले हमने देखा है मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने कई 100 दिन जेलें काटी हैं और कुछ ज़्यादा पुरानी मिसालें भी नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्यों जेल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपसे बताऊं। पहली बात तो यह है कि अभी जिनको भी आप इस पार्टी से बाहर जाता हुआ देख रहे थे, दे आर दी वन के जिनको आप फेयर वेदर पीपल, फेयर वेदर फ्रंट्स कहते हैं, हालात को देखते हैं, मतलब परस्त भी आप इसको कह सकते हैं। दे आर दी वन, उनको सेल आउट भी कह लें, जो भी उनको एक लिहाज से आप नाम दे लें। वो सिर्फ ये देखते हैं कि उनका अपना ज़ाती मफाद किसके साथ वाबस्ता है, और यही मेरा ख्याल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खासा है। और जब कभी उस पार्टी को जिसको बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, लाइक PTI की अगर एग्जांपल हम देते हैं, तो ये लोग जब इस पार्टी पे अगर मुश्किल वक्त है या आया हुआ है, तो सबसे पहले वो लोग वहाँ से फ्लाई अवे कर रहे हैं जिन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए इस पार्टी को इस्तेमाल किया और अपने मफाद पूरे करके अब जब हार्ड टाइम आया तो आप देख रहे हैं ये आपको एक लिहाज से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी आपसे बताऊँ, अगर इमरान खान की भी बात करते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना कि आपकी उम्र, जब आपने यू टुक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, तो आपकी उम्र आलमोस्ट कुछ 67-68 के करीब थी। अगर आप इस उम्र के अंदर भी जाके आपको लोगों की पहचान नहीं है, आप सही फैसले नहीं कर सकते, फैसले करते हैं और फिर कहते हैं जी मैं यू टर्न लेता हूँ, तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी सीरियसली रॉन्ग विद हिम। दूसरी बात आती है कि भाई अच्छा ठीक है, आपकी, मैं अक्सर इससे पहले भी बात करता रहा हूँ, अप्रैल पिछले साल अगर इनकी हुकूमत तब्दील हो गई थी, ही वुड हैव सिट डाउन और फिर डिसाइड करते कि मेरी एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और ये तो सोचने की बात है ना कि अगर
इस तरीके से उनको बाहर किया गया था, तो इसका मतलब है इसको रजिस्ट किया जाएगा कि इनको दोबारा नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इनकी सियासत को ज़्यादा दूररस होना चाहिए था, ज़्यादा विजनरी होना चाहिए था, उसके ज़्यादा तहम्मुल बुर्दबारी एक्चुअली उनके अंदर आनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें एक लिहाज से मिसिंग है। दूसरी मैं एक और आपसे बात बताऊँ, अगर हम लीडर्स की भी बात करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर मार्गरेट थैचर ने ऑलमोस्ट को 11-12 साल जो है शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। कोई ऐसा नहीं था कि शी हैड कम फ्रॉम द स्काई और बड़ा उनके अंदर कोई विजन थी। नो, शी वाज अ नॉर्मल वुमन। हुआ क्या, उनकी जो टीम का अपना सिलेक्शन था दैट वाज द बेस्ट, और वो सारी की सारी टीम एक लिहाज से उनको लेके चली है। अनफॉर्चुनेटली इन दिस केस ये बिल्कुल उसके अपोजिट था। यानी अब फवाद चौधरी का तारिक साहब ने बड़े खूबसूरत पैराए में उनकी पर्सनालिटी को एक लिहाज से डिस्क्राइब किया कि आप फवाद चौधरी जैसे आदमी को, वाडा जैसे शख्स को अगर आप अपनी पार्टी के अंदर रखते हैं और वो आपके बहुत ही करीबी लोग हो जाते हैं और वो थोड़ा सा भी आप पे अगर वो कोई प्रेशर आता है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यू कैन मेक आउट कि उनको मतलब क्या हिसाब किताब होना है कि वो कैसे लेके चलेंगे अपनी पार्टी को आगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अब इसको जो हो रहा है इसको क्या मकाफाते अमल का नाम दिया जाना चाहिए कि इस तरह के कई पैराशूटर्स तहरीक इंसाफ में भी लैंड किए थे जब तहरीक इंसाफ मकबूलियत के ऊपर थी और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत थी जब हुकूमत बनने जा रही थी, तब ऐसे ही पैराशूटर तहरीक इंसाफ में भी आए थे। तो क्या ये मकाफाते अमल है, ये होना ही था एक दिन? बात ये है कि जब लीडर एक किसी की बात ना सुने, अपने एडवाइजर्स, अच्छे एडवाइजर, एक होता है जो आपकी मर्जी की बात कर रहे हैं जिसमें आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, जिन्होंने इनको ज़्यादा पार्टी को डाउन भी किया है, वो लोग थे, बाकी सुनते नहीं देते, दे यूज्ड फील कट आउट। सेकेंडरी लीडर वो होता है जो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। अगर आपने गलती की तो इफ आई वाज अ लीडर आई शुड हैव कम ऑन एयर द नेक्स्ट डे कि जी आई टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाटएवर हैज हैपेंड ये मेरी वजह से है, आई अपोलोजाइज फ्रॉम मिलिट्री, आई अपोलोजाइज फ्रॉम पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड सो एंड सो। ये तो पहले ओन करना चाहिए था। उसके बाद कहते हैं कि मेरे बाकी कारकुनों कोई कसूर नहीं है, उनको छोड़ दें, आई एम अवेलेबल फॉर एन अकाउंटेबिलिटी। ये लीडर है। फिर अगर लोग पकड़े गए जैसे बच्चे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहीं से हम बात को कंटिन्यू भी करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।